नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों का 9 संस्कृत। बच्चों हम पढ़ रहे थे समास। हम क्या पढ़ रहे थे? समास पढ़ रहे थे। बच्चों हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अपादान। ठीक है, नंबर 4 पे आपको लिखना है अपादान। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। अब देखिए अपादान, जब बात करते हैं बच्चों हम अपादान कार्य की, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक या अलग अलग होने के अर्थ में अपादान जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे देखिए सबसे पहले बच्चों रोग मुक्त है। क्या है बच्चों? रोग मुक्त है। अब देखिए रोग से मुक्त, पहले वो रोगी था, फिर वो रोग से क्या हो गया? मुक्त हो गया, यानी रोग उससे अलग हो गया। तो रोग में बच्चों लगानी है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी विभक्ति लगानी है। तो रोग में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बच्चों बनेगा रोगात। क्या लगाना है? रोगात। और जो मुक्त है वो आपको वैसा का वैसा ही लिख देना है, रोगात मुक्त है, यानी रोग से मुक्त। ठीक है, अब जैसे देखिए बच्चों चोर भयम, चोर भयम। ठीक है, जब तुम चोर भयम यानी चोर से भय, तो चोरात भयम। क्या लिखना है? चौरात, यहाँ तय आना चाहिए लेकिन दसत्व संधि होकर ये दय बन जाएगा। चौरात भयम यानी चोर से क्या है बच्चों? भय है। आगे देखिए बच्चों दुरात गताह। क्या है? दुरात गताह। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगला है अपना संबंध। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अब देखिए संबंध कारक का बच्चों चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण या में पर। ठीक है, आगे जैसे देखिए बच्चों है राजपुरुष है। क्या है? राजपुरुष है। अब देखिए राजपुरुष, अब इसका जब हम हिंदी में करेंगे तो राजा का पुरुष। इसका? राजा का। तो बच्चों यहाँ पर का चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, जब हम समास वगैरह का चिन्ह है बच्चों किस कारक का है? का चिन्ह है वो बच्चों संबंध कारक का है। किस कारक का है? संबंध कारक का है। तो इसमें राजमे में लगानी है षष्ठी विभक्ति, तो बच्चों ये हो गया राज्ञे। ठीक है, पुरुष का हमें लिखना है बच्चों पुरुष है, यानी राज्ञे पुरुष। आगे आइए बच्चों, अगला है गुरुपत्नी। क्या है? गुरुपत्नी। अब देखिए बच्चों बात करते हैं हम गुरुपत्नी। ठीक है, अब गुरुपत्नी हो गया तो इसका हम हिंदी में करेंगे गुरु की पत्नी। की पत्नी, गुरु की पत्नी। तो यहाँ पर की चिन्ह का लोप है। और बच्चों की चिन्ह वो किस कारक का है? की चिन्ह है बच्चों है संबंध कारक का। तो गुरु शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो षष्ठी विभक्ति लगाते बच्चों आ गया गुरु। गुरु का षष्ठी एकवचन में बनता है गुरु। ठीक है, पत्नी का बिल्कुल आपको लिखना है पत्नी। गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी। ठीक है, अब देखिए बच्चों विद्यालय। अब विद्यालय का विद्यालय किसको बोलते हैं? जो विद्या का घर होता है बच्चों वही होता है विद्यालय। तो बच्चों विद्या का घर, विद्या का घर। तो यहाँ पर किस चिन्ह का लोप है? का चिन्ह। और बच्चों का चिन्ह वो किस कारक का है? का चिन्ह है वो बच्चों संबंध कारक का है। किस कारक का है? संबंध कारक का। अब बच्चों संबंध कारक की हम बात करें तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यालय में बच्चों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो बच्चों ये बनता है विद्याया। बनता है विद्याया। आलय का बच्चों आपको आलय लिख देना है, तो ये होगा विद्याया आलय, यानी विद्या का आलय। ठीक है, आगे देखिए अगला है बच्चों अपना अधिकरण। लास्ट है बच्चों
थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। अब बच्चों अधिकरण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सप्तमी विभक्ति क्या है बच्चों? सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में या पर। अब जैसे देखिए बच्चों, हम बात करते हैं रणवीर है, रणवीर यानी रण यानी युद्ध में जो वीर है, युद्ध में, रण में जो वीर है, युद्ध करने में जो वीर है। तो यहाँ पर में चिन्ह का लोप हो रहा है। तो बच्चों में चिन्ह है वो है अधिकरण कारक का। इसका है अधिकरण कारक का, ठीक है। अब रण में बच्चों आपको लगानी है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति लगाते ही ये बच्चों बन गया रणे, ठीक है। वीर का बच्चों बन गया वीर है, रणे वीर है, यानी रण में जो वीर है, ठीक है। वनवास, वन में वास, ठीक है। किसमें वास? वन में वास। वनवास किसको बोलते हैं बच्चों? जो वन में निवास करता है उसको बोलते हैं वनवास। तो वन में यहाँ पर में चिन्ह का लोप हो रहा है। और बच्चों जो में चिन्ह है वो है अधिकरण कारक का। तो वन में हमें लगानी है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति लगाते हुए बच्चों बन गया वने, और आगे लिख देना है वास है, वने वास है। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो तत्पुरुष समास था वो बच्चों कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। किसके बारे में? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दूसरा समास है अपना कर्मधारय समास। अब देखो बात करते हैं बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय किसको? जिस समास में प्रथम पद द्वितीय पद दोनों समान विभक्ति होती है। तो इसमें क्या है? कर्मधारय में दोनों पदों में समान विभक्ति हैं, इसलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। कितना है? जिस समास के दोनों पदों में जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है उसे बच्चों समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष बच्चों कर्मधारय जो समास है वो 4 ही शब्दों पर आधारित है। ये 4 शब्द कौन से हैं? एक होता है बच्चों विशेषण। ठीक है। अब विशेषण किसको कहते हैं? ठीक है, विशेषण की बच्चों जानते हो, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले
शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बच्चों बात करते हैं हम विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। कहने का मतलब है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है बच्चों वो होता है विशेषण। ठीक है, एक होता है बच्चों विशेष्य। विशेष्य अब देखिए नंबर 1 नंबर 2 विशेष्य किसको बोलते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नंबर आती है बच्चों नंबर 2 विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको विशेष्य कहते हैं। अब बच्चों नंबर 3 पे आता है उपमान। क्या आता है? उपमान। अब देखिए उपमान, उपमा देने वाला जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है, उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है, जिस शब्द के द्वारा क्या दी जाए? उपमा दी जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अब नंबर हम बच्चों 4 की बात करें, नंबर 4 पे आता है बच्चों उपमेय। क्या है? उपमेय। तो इसमें क्या है बच्चों? जिस शब्द को उपमा दी जाए, जिस शब्द को उपमा दी जाए, दी जाए उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। अब देखिए बच्चों बात क्या आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मधारी जो समास है, जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और बच्चों समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आइए। कर्मधारय समास बच्चों 4 ही शब्दों पर आधारित है। 4 शब्द यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए तो मतलब लगभग कर्मधारय समास आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 4 शब्द कौन से बच्चों? एक होता है विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला शब्द। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जैसे सुंदर बालक है। अब बच्चों बालक तो लेकिन कैसा है? सुंदर। अब ये सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? तो बालक की। तो बालक क्या है? संज्ञा शब्द है। तो कहने का मतलब है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नंबर 2 पे आइए बच्चों विशेष्य। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। एक होता है बच्चों उपमान और एक होता है उपमेय। उपमान जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए, कहते हैं मतलब चंद्रमुखम। अब चंद्रमुखम, ठीक है। अब बच्चों आगे आगे जैसे जैसे आपको बताया जाएगा, जैसे मान लीजिए चंद्रमुखम शब्द अपने पास, एक है मुख एक है चंद्रमा, चंद्र यानी चंद्रमा। अब देखिए दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं नहीं, तो हमने चंद्रमा की शालीनता को, सुंदरता को देखकर, अब जब हम किसी के सुंदर मुख को देखते हैं तो हम ये कह देते हैं इसका मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा है। तो हमने मुख को उपमा दे दी किसकी बच्चों? चंद्रमा की। तो जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे
उपमान कहते हैं। उपमेय जिस शब्द को दी जाए, जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द को दी जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों, बात करते हैं हम विशेषण व विशेष्य। बच्चों विशेषण व विशेष्य से संबंधित कोई उदाहरण आता है तो समास विग्रह जब आप करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना है विशेषण। क्या लिखना है बच्चों? विशेषण। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है च। क्या लगाना है? च लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है असौ। क्या लगाना है? असौ या तद, दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है विशेष। विशेष्य। ठीक है, अब देखिए असौ कब लगाना है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो बच्चों यदि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, तब आप क्या लगाओगे? असौ लगाओगे। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है बच्चों, यदि वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तब आपको लगाना है असौ। यदि वो शब्द नपुंसकलिंग है, ठीक है, तो आपको लगाना है तद। ध्यान रखना। जैसे देखिए सुंदर बालक है। ठीक है, अब देखिए सुंदर बालक है। अब इसमें बच्चों दो शब्द आ गए, एक सुंदर और एक बालक, दो है। अब देखिए जो सुंदर शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? बालक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया? देखिए संज्ञा विशेषता बताने वाला, जिस शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो कहने का मतलब है जिस शब्द के द्वारा बच्चों विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो होता है बच्चों विशेषण। वो क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विशेषण क्या हो गया बच्चों? सुंदर। अब देखिए सुंदर तो इसमें हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 पे आता है बच्चों विशेष्य। विशेष्य मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिसके द्वारा बताई जाए वो तो विशेषण हो गया, और जिस शब्द की बताई जाए वो विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर सुंदर तो बच्चों विशेषण है, लेकिन हम बात करते हैं बालक की, तो बालक है वो बच्चों विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेष्य। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, विशेषण सदा विशेष्य से पहले ही मिलेगा। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया था यदि विशेषण व विशेष्य संबंधी कोई उदाहरण आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या है? सुंदर। तो आपको लिखना है, लीजिए आपको लिखना है सबसे पहले विशेषण लिखना है। विशेषण हमने लिख दिया बच्चों सुंदर है, लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है? च। तो लीजिए उसके बाद हमने लगा दिया च। उसके बाद है कि असौ या तद लगाना है। असौ या तद। अब इसमें आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो यदि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तो आपको असौ लगाना है, यदि वो नपुंसकलिंग है तब आपको तद लगाना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बालक शब्द है ये क्या है? बालक पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर लगाना है असौ। लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया असौ। क्या लगा दिया? असौ। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद हमें लिखना है विशेष्य, यानी जिस शब्द की विशेषता बता रही है। यहाँ पर बालक है तो हमें यहाँ पर लिखना है बालक है। क्या लिखना है? बालक है। आगे देखें, नील कमलम। अब कमल तो है लेकिन बच्चों कैसा है? नीला। अब देखिए नील कमलम। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को देखना है कि नील शब्द विशेषता बता रहा है किसकी? कमल की। तो विशेषता बताने वाला क्या हो गया? विशेषण। तो बच्चों यहाँ पर विशेषण क्या है? ध्यान रखना, एक विशेषण विशेष्य सदा पहले ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर कमलम है वो नपुंसकलिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं नील की, तो नील का सबसे पहले हमें लिखना है विशेषण। तो देखिए नीलम, फिर क्या लगाना है? च। ये लीजिए हमने च लगा दिया।
उसके बाद देखिए बच्चों, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो यदि नपुंसक लिंग है तब आपको लगाना है तद। लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया तद, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको लिखना है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कमलम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे देखिए नयन कमलम, नयन कमलम। अब देखिए बच्चों, नयन कमलम शब्द है, इसका हमें करना है समास विग्रह। सबसे पहले हमें देखना है ये जो उदाहरण जो शब्द है ये उपमान उपमेय वाला है या विशेषण विशेष्य वाला है। सबसे पहले देखो नयन, नयन का अर्थ होती है बच्चों आंख, कमलम यानी कमल का फूल, दोनों का कहीं कोई संबंध नहीं है। विशेषण और विशेष्य संबंधित यदि कोई उदाहरण बच्चों आता है तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए नयन कमलम, एक चीज का बच्चों आपको ध्यान और रखना है, यदि उपमान, ऊपर ही बता देता हूं बच्चों, यदि उपमान व उपमेय से संबंधित कोई उदाहरण आए, उपमान व उपमेय से संबंधित बच्चों यदि कोई उदाहरण आता है तो जब हम समास, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, यदि विशेषण और विशेषण व विशेष से संबंधित कोई उदाहरण आता है तो आपको समास विग्रह किस प्रकार करना है? सबसे पहले आपको विशेषण लिखना है, उसके बाद चय लगा देना है, उसके बाद असौ या तद दोनों में से एक लगाना है। यदि पुल्लिंग, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो यदि बच्चों पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तब तो आपको असौ लगाना है, अन्यथा आपको बच्चों तद लगाना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है विशेष्य। लेकिन बच्चों बात करते हैं उपमान और उपमेय की, तो उपमान व उपमेय से संबंधित यदि कोई उदाहरण आता है तो समास विग्रह करते समय, ठीक है, आप जो उपमान होता है, उपमान, उपमान के साथ आपको इव जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? उपमान के साथ इव जोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है उपमेय। क्या लिखना है? उपमेय, ठीक है। उपमान और उपमेय से संबंधित बच्चों यदि कोई उदाहरण आता है तो आपको उपमान के साथ इव जोड़ देना है, ठीक है, और फिर आपको उपमेय लिखना है। एक चीज का ध्यान बच्चों आपको ये रखना है कि उपमान उपमेय से पहले भी मिल सकता है या बाद में भी मिल सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन विशेषण सदा विशेष्य से पहले ही मिलेगा। अब जैसे देखिए चंद्रमुखम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो शब्द है, एक है चंद्र यानी चंद्रमा, ये पहला हो गया, दूसरा है मुखम यानी मुख, ठीक है। अब बच्चों जो इंसान से संबंधित जो भी शब्द होगा वो सदा उपमेय ही होगा, उपमान नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए चंद्र मुखम, एक चंद्रमा है एक मुख है। तो बच्चों जब हम चंद्रमा को देखते हैं, कभी आपने कहीं पर ऐसा सुना है कि ये चंद्रमा मुख जैसा है? नहीं। जब हम किसी के सुंदर मुख को देखते हैं तो हम ये कह देते हैं कि इसका मुख चंद्रमा के जैसा है। तो यहाँ पर बच्चों हमने चंद्रमा की उपमा दे दी, किसको? मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी। तो जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए वो बच्चों होता है उपमान। क्या होता है? उपमान। और बच्चों जिस शब्द को दी जाए, जिस शब्द को दी जाए वो होता है बच्चों उपमेय। क्या होता है? उपमेय, ठीक है। अब देखिए हमने पहचाना कि चंद्र उपमान है और बच्चों मुखम जो शब्द है वो है उपमेय। क्या है? उपमेय, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, जो भी उपमान है इनमें से उसके साथ इव जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर उपमान क्या है बच्चों? चंद्र है, तो बच्चों चंद्र के साथ इव जोड़ेंगे, चंद्र इव, ठीक है। फिर हम लिख देंगे उपमेय। उपमेय यहाँ पर क्या है बच्चों? मुखम, चंद्र इव मुखम, यानी चंद्रमा के समान है जिसका मुख। आगे देखिए बच्चों पुरुष सिंह है, पुरुष सिंह। एक चीज का बच्चों मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों पुरुष सिंह, दो एक शब्द अपने पास पुरुष सिंह है, इसका बच्चों हमें करना है समास विग्रह। क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि उपमान कौन सा है। पुरुष और सिंह है,
क्या आपने शेर सबने देखा है या कहीं ऐसा सुना है ये शेर पुरुष के जैसा? नहीं है। जब हम किसी बहादुर इंसान को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये शेर के जैसा है। तो मतलब यहाँ पर हमने पुरुष को उपमा दे दी, किसकी? शेर की। तो जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए वो हो गया बच्चों उपमान। क्या हो गया? उपमान। ठीक है। और जिसको दी जाए वो हो गया बच्चों उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने शेर की उपमा दे दी, किसको? पुरुष को दे दी। किसको दे दी? पुरुष को दे दी। ठीक है। अब बच्चों देखिए जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें उपमान के साथ इव जोड़ देना है। उपमान के साथ क्या जोड़ना है? इव जोड़ना है। तो उपमान के साथ इव किस प्रकार जोड़ेंगे? तो बच्चों हम पुरुष का तो पुरुष लिखेंगे। लीजिए हमने पुरुष का पुरुष लिख दिया। पुरुष क्या है बच्चों यहाँ पर? पुरुष यहाँ पर उपमेय है, ना कि उपमान। ठीक है। पुरुष का पुरुष। फिर बच्चों हमने लिखा सिंह है। अब सिंह है क्या है? उपमान है। और हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम ये कहता है कि हमें उपमान के साथ इव जोड़ना है। लीजिए हमने उपमान के साथ जोड़ दिया इव। बाकी का बच्चों जो उदाहरण है कल विस्तृत देखेंगे। एक बार पुनः पश्यन्तु कर्मधारय समास को फिर से देखिए। ठीक है। अब देखिए कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कहने का मतलब है कर्मधारय जो समास है इसके दोनों पदों में आपको समान विभक्ति मिलेगी, एक समान विभक्ति मिलेगी। ठीक है। और जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्ति मिलती है बच्चों उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नहीं, उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास होता है उसी को कर्मधारय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब कर्मधारय समास 4 ही पदों पर आधारित है। विशेषण, विशेष्य, ठीक है, उपमान और उपमेय। विशेषण किसको कहते हैं? हम कक्षा 6 से कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं। इस संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है। उसी प्रकार विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो बच्चों विशेषण होता है। और विशेष्य मतलब जिस शब्द की बताई जाती है, जिसके द्वारा बताई जाती है, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। और विशेषण जिसकी बताई जाती है, यहाँ पर यह तो संज्ञा की बताएगा, सर्वनाम की बताएगा। ठीक है। जिस शब्द की बताई जाती है वो होता है बच्चों विशेष्य। ठीक है। उपमान, जिस शब्द के द्वारा बच्चों उपमा दी जाए वो उसे उपमान कहते हैं। और जिस शब्द को दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। अब मान लीजिए उपमान व उपमेय से संबंधित यदि कोई उदाहरण आता है, ठीक है, विशेषण व विशेष्य से, जब बच्चों हम समास विग्रह करते हैं सबसे पहले हमें लिखना है विशेषण, उसके बाद लगाना है चय, उसके बाद असौ या तद, दोनों में से एक लगाना है। लेकिन लगाना कब है? यदि जब जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तब हम लगाएंगे असौ। क्या लगाएंगे? असौ लगाएंगे। यदि वो शब्द नपुंसक लिंग है बच्चों तब हम लगाएंगे तद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तद लगाएंगे। और विशेष्य बिल्कुल आपको लिख देना है। जैसे सुंदर बालक है, बालक तो लेकिन कैसा है? सुंदर है। ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए बच्चों, बात करते हैं हम उपमान व उपमेय। बच्चों उपमान व उपमेय से संबंधित यदि कोई उदाहरण आता है तो हमें उपमान के साथ इव जोड़ देना है। एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों कि उपमान आपको पहले भी मिल सकता है, उपमान आपको बाद में भी मिल सकता है, लेकिन उपमान के साथ आपको जोड़ना है इव। बाकी बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये थी कर्मधारय समास के बारे में बेसिक जानकारी।